नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने अभी सुना किस तरह से जस्टिस गोविंद माथुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था वायर के कार्यक्रम में, मुझसे ये बात कही थी कि कोर्ट के पास इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो हलक में उंगली डाल के निकलवा सकता है ये डेटा, ये आंकड़ा जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। वही क्या सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट वाकई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हलक से मुंह में उंगली डाल के निकलवा रहा है ये डेटा। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरे तरीके से इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया कि आपको और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आप जब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उससे कुछ ही घंटों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस आवर्स के अंदर ही, यानी कि कल मार्च 12 को 5 बजे से पहले तमाम डेटा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, जो चंदा अब तक खुफिया होता था, चुनावी चंदा, वो खुफिया नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पूरे तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया था इस बात को। और सबसे बड़ी बात, 1, 2, 3, 4 दिनों के भीतर 15 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी अपनी वेबसाइट पे इस तमाम डेटा को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये तमाम डेटा अवेलेबल होगा, पब्लिकली उपलब्ध होगा तमाम आम जनता के लिए, पत्रकारों के लिए भी। और तब शुरू होगी तमाम वो कवायद, वो तमाम बहस जिसको अभी नहीं, सालों पहले इस पूरी कवायद को होना था। ये 5 साल का ये डेटा है 2019 से लेकर अब तक का, और हजारों करोड़ रुपया इसमें शामिल है। यानी कि पूरे तरीके से भारत की जो पूरी चुनावी मशीन है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसको कि जो कॉरपोरेट फंडिंग है उसका 90% से ज्यादा उसको हासिल होता है इस पॉलिटिकल पार्टी को। ये पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2019 में इतना महंगा चुनाव लड़ा कि पूरी दुनिया में इतना महंगा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया, भारत में कभी इतना महंगा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया पूरे भारत के इतिहास में। और आप ये देखिए कि ये एक ऐसा खुफिया चुनावी चंदा था, एक तरह की मैं कहूंगी कानूनी एक रिश्वत थी, कानूनी तरीके से दी गई रिश्वत, जिसमें ये कहा गया कि जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा दे रही हैं उनको कितना चंदा देती हैं और किस किस को चंदा देती हैं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये पूरे तरीके से अनजान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में पूरे तरीके से मैं कहूंगी ये पूरा पर्दा, ये पूरा नकाब उठा दिया है इस पूरे धंधे के ऊपर। और चुनाव से पहले ये बहुत अहम है। आपको मालूम है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया था कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और जो भारत में जानकारी का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप तमाम डेटा 6 मार्च तक दीजिए। आप हिम्मत देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कि उसने 6 मार्च के बजाय अगले दिन, इससे एक दिन पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम नहीं दे सकते ये तमाम आंकड़ा, हमारे पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, और हम ये 30 जून तक देंगे। यहाँ हास्यास्पद है ये बात। आप देखिए कि भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त और पूरे तरीके से घुटनों पे हमारी ये तमाम सरकारी एजेंसियां, लोकतांत्रिक एजेंसियां, जिनकी बुनियाद पे ये पूरी लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है, ये पूरे तरीके से किस तरह से अपने घुटनों पे आ गई हैं। तो मैं कहूंगी कि रेंग रही हैं बाकायदा अब, कि जब पूरा चुनाव पूरा हो जाता, ये जो चुनाव है अब आने वाला है 30 जून को, यानी कि जब नई संसद भी बन जाती, नया प्रधानमंत्री आ जाता, मंत्रिमंडल भी पूरा सेटअप हो जाता, उसके बाद कह रहा था स्टेट बैंक कि हम तब डेटा देंगे, तब आपको हम आंकड़ा देंगे, तब बताएंगे किस पॉलिटिकल पार्टी ने को, किस कॉरपोरेट ने, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया था। लेकिन इस तमाम जो मैं कहूंगी ये साजिश थी, इसको मिसमार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सीधे तौर पर एक क्लियर स्टैंड लेते हुए इस बात को कहा है, जो डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगी थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो ये था कि किस तारीख को ये खरीदारी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, इसके अलावा किसने ये खरीदारी की है, नेम ऑफ द परचेजर, और कितनी ये खरीदारी की गई है इस इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसके अलावा, और यानी कि कितने की खरीदारी, कितना पैसा है। उसके अलावा जो डिटेल थी वो ये था कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश किया है
और डेट जो है वो कब कैश हुआ ये भी शामिल था। अब आप ये देखिए कि पूरा जो कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए आप कि किस कंपनी ने कितने पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कब कैश किया। ये देख लीजिए आप, तमाम तरह के जो मैं कहूँगी ये पॉइंट्स हैं, ये बिंदु हैं, इनको मिला लीजिए, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में शामिल ये बैंक, जिसके पास इतनी ज़्यादा क्षमता है कि 2 लाख तो एम्प्लॉयज़ हैं। और ये वो एक तरह से बैंक हुआ करते थे भारत में, जिनको भारत का लोकतंत्र एक ताज की तरह पहनता था, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे लोकतंत्र के माथे पर एक ताज की तरह पहने जाते थे, कि देखिए हम इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना पाए हैं, कि स्टेट बैंक का जो रोल है वो सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक तरह का स्थायित्व लाने की एक तरह से एक कोशिश, या एक तरह से उसका एक किरदार भी है। तो इसमें साफ तौर पर आप ये देखिए कि 4 महीने उन्होंने कहा कि हमें लगेंगे 4 लाख, 2 लाख जिनके पास कर्मचारी हों, आपके मेरे पैसे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देता है, और उसकी ये हिम्मत है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर जो सरकारी हुक्मरान हैं उनके कहने पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि हम अभी नहीं कर सकते। हमारे आगे उन्होंने बढ़ाने के लिए अपनी याचिका दे दी थी। मुझे याद है जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो इस देश में ये स्थापित हो जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान, उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट की जा सकती है। लेकिन इस सब के बारे में आपको कुछ ही पलों में मैं बताऊंगी कि क्यों ये बात साबित हो चुकी है पहले ही, कि तमाम डेटा पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस बात का पर्दाफाश किया है इससे कई दिन पहले। मैं जरा सी देर में आपको ये बताऊंगी डिटेल, लेकिन अदालत में क्या हुआ ये समझिए। सिर्फ खबर नहीं, खबर की पूरी प्रक्रिया, सिर्फ एक लाइन में ये बात नहीं कि बैंक ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन ये भी अहम है आप दर्शकों को समझना कि अदालतों का जो काम करने का तरीका है, जो गवाह दलील जिरह दी जाती है, उसमें कहीं पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस छिपा होता है, जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि 15 फरवरी को कोर्ट ने पूरे तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये कहा था कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, और भारत में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और आर्टिकल 19 दोनों की अवमानना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6 मार्च के लिए कहा था कि आप तब तक दे दीजिए तमाम डेटा। अब फिलहाल जो बात हुई है वो बेंच है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, जस्टिस संजीव खन्ना की, और इसके अलावा BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये तमाम लोग मौजूद थे जो SBI की एक्सटेंशन वाली जो याचिका थी इसको वो सुन रहे थे, और साथ साथ एक और याचिका भी वो सुन रहे थे जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और कॉमन कॉज और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों की भी जो पिटिशंस थी इनको सुन रहे थे, जिसमें कोर्ट की अवमानना, अदालत की अवमानना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लगाया जाए SBI पर, ये पिटिशन दायर की गई थी इनके जरिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भारत में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी कोई खुफिया चंदा नहीं लिया अपने सिद्धांतों की बुनियाद पर टिके होने के बावजूद। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी तो हम कम से कम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम इसको वक्त दे रहे हैं 12 मार्च तक का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा ये है, हमारा झुकाव ये है, अंग्रेजी में कहें तो इंक्लाइंड हैं हम इस बात के लिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दर्ज करेंगे मामला विलफुली डिसओबेइंग, यानी जानबूझकर हमारी नाफरमानी करने का, अवज्ञा करने का मामला, कि हमें जो डिसोबीडियंस किया गया जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, SBI के जरिए, ये हम करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट का मामला हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि हरीश साल्वे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर बड़े वकील हैं भारत के, वो खड़े हुए थे। वो तमाम तरह की बहानेबाजी करने लगे और कहने लगे कि देखिए हमारे पास तो अभी हमें वक्त लगेगा इस बात को करने में कि कितने पैसा किसने दिया, किसको मिला। उन्होंने कहा आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 अलग अलग चीज़ें आपको मिलानी हैं, आपको इनको बिना मिलाए आप हमें बताइए। यानी कि हमें ये मत बताइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ये दिया गया, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि किस कॉरपोरेट ने किस तारीख में कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये बात जब साफ तौर पे हुई, जब वो बहाना बनाने की कोशिश कर रहे थे,
तब सीधे तौर पर सीजेआई जो चंद्रचूड़ है उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को जरूरत नहीं है कि किसी भी तरह का जो मैचिंग एक्सरसाइज है कि ये पार्टी इतना इलेक्टोरल बॉन्ड ये दिया जाए पूरे तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक के पास पहले ही तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, डिटेल्स हैं वो हैं, और आप जानते हैं केवाईसी आपसे भी मांगा जाता है बैंक में। नो योर क्लाइंट नाम का जो एक प्रोविजन है जिसमें तमाम जानकारी आपको भी मुहैया करानी पड़ती है। तो फिर जब एक इंडिविजुअल से, एक आम आदमी से तमाम तरह की जानकारियां बैंक मांगता है तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं मांगता होगा? यहाँ ये भी सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि वो कह रहे हैं कि ये भी कहा उन्होंने कि एसबीआई डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज, यानी आपस में आपको ये नहीं बतानी है बात। अगली जो डांट पड़ी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट से क्या डांट पड़ी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको हमें ये आदेश दिए हुए 26 दिन गुजर चुके हैं, आपने क्या किया इन 26 दिनों में, ये हमारे सामने पेश कीजिए यहाँ पर कि 26 दिनों में आपने क्या किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी खामोशी ये बता रही है कि पिछले 26 दिनों में जो प्रोग्रेस है वो हमारे सामने आप बताइए। तो हरीश साल्वे ने इस बात पे ये कहा कि हाँ, हमारे पास ये तमाम डिटेल्स हैं और हम ऑन रिकॉर्ड एक एफिडेविट पे हम आपको दे देंगे तमाम। और उन्होंने कोर्ट की इस डांट पर ये तमाम तरह की बातें हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास डिटेल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास नहीं है, हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हमें मैच करके देना है। बहानेबाजियों की आप इंतहा देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आपको 5 बजे तक 15 मार्च को ये तमाम इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डालना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि क्या जानबूझकर, बल्कि साबित करूंगी ये बात मैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कि क्यों ये बात पहले से ही पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तमाम जानकारियां थीं और वो क्यों छुपा रही थी। कुछ अगले मिनटों में ये आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो चुनाव के मद्देनज़र और बिल्कुल सीधे तौर पर इसका तार जुड़ा हुआ है, जो हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है भारत में, 1 महीने के भीतर ये चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। अरुण गोयल जो इलेक्शन कमिश्नर थे, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं भारत में, उनमें से जो एक थे अरुण गोयल, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, इस इस्तीफ़े का राज क्या है, और अब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो चुनाव कंडक्ट करेंगे, और उससे पहले जाहिर है इनका चुनाव होना है नए इलेक्शन कमिश्नर का, और इसी चुनाव में इनके इस्तीफे और नए इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव, इसके बीच जो पूरा राज है, पूरा ये ग्राफ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आप ये देखिए कि फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो है 4 चीज़ों पर बेस्ड कर रहा है अपनी इस बात को, अपनी रिपोर्ट को। वो ये कह रहा है कि एसबीआई ने बाकायदा आदेश और दिशा निर्देश लिए बिल्कुल, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से हर कदम पर जिस पूरी चीज़ को, प्रक्रिया को प्रोसेस करने के लिए, और सालों साल यानी कि 2019 से लेकर अब तक ये रिपोर्ट ये बता रही है उनकी बाकायदा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, उस मिनिस्ट्री को हर कदम पर ये पता था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तमाम प्रक्रिया, तमाम जानकारी के बारे में उनको मालूम था। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये तमाम चीज़ें सरकार को मुहैया कराई उन्होंने, यानी सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज़ को अलग हटा के भी, और पूरे तरीके से सारी जानकारी को मिलाकर भी, ग्रैन्युलर और इसके साथ ही एग्रीगेटेड दोनों इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने सरकार को बाकायदा बॉन्ड्स के बारे में, और बहुत रफ्तार से ये तमाम काम किया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात आई और ये बात हुई कि सरकार को तो पहले ही डेटा मालूम है, यानी ऑपोजिशन को नहीं मालूम हो सकता क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। ना स्टेट बैंक उसके मातहत काम करता है, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके मातहत काम करती है, लेकिन स्टेट बैंक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के तहत काम करती है। इस पूरे तार को आप ज़रा, ये तमाम पॉइंट्स, बिंदु जो हैं, इन्हें कनेक्ट कर लीजिए। अगली बात ये कह रहे हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट और नितिन सेठी के ट्वीट आप ज़रूर पढ़िए। वो ये कह रहे हैं कि एसबीआई ने इस बात को बाकायदा इस पर इंसिस्ट किया, जोर दिया कि ये जो ऑडिट है इसको ट्रैक किया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ट्रांजैक्शन का हर कदम पर, और उन्होंने कहा कि इसी तरह से एक बैंक का काम सीधे तौर पे चल सकता था। अगली बात ये देखिए कि एसबीआई ये कह रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं है।
इसमें ये कह रहे हैं कि एसबीआई के क्लेम के खिलाफ सिंगल सेंट्रलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड टीम बाकायदा है इनके पास, जो ट्रांजैक्शन का काम करती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस यूनिट कॉरपोरेट ब्रांच है मुंबई में, जो कि इसको चलाती है, हैंडल करती है, मॉनिटर करती है और तमाम डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इकट्ठा करती है। ये कह रहा है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। ये मुंबई ब्रांच की बात हो रही है, जो कॉरपोरेट ब्रांच है मुंबई में। और गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट्स को अलग तरीके से बाकायदा ख़ास सुविधाएं मुहैया कराती है। इन तमाम चीज़ों से सीधे तौर पे ये ज़ाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तमाम डेटा मौजूद है। वो देना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव से पहले उसको पता है कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं वो बीजेपी को फंड कर रही हैं। इससे पहले आम जनता को पता चल जाएगा कि कैसे बाँह मरोड़ी जा रही है उन कंपनियों की जो पैसा नहीं दे रही हैं। एम के वेणु का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। इससे पहले कि मैं उनसे सुनवाऊं आपको कि वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, इस ट्वीट में वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके एक तरह के प्रॉक्सी या फ्रंट के तौर पर दूसरी कंपनियों से पैसा दिलवाया गया है, उनके नाम भी बाहर सामने आ जाएंगे और हो सकता है चाइनीज कंपनियां भी इसमें शामिल हों। आपको याद होगा जो पीएम केयर्स है, जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना पैसा आया, किससे पैसा आया, वो भी पूरे तरीके से खुफिया है तमाम वो जानकारी। तो पीएम केयर्स का जैसे पैसे में अगर उस फंड में चाइनीज कंपनियों ने अगर योगदान दिया है, चंदा दिया है, तो आप बताइए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं दिया होगा जो सीधे सीधे इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आइए एम के वेणु को सुन लेते हैं और उसके बाद जल्दी से मैं वापस आऊंगी। और जो अरुण गोयल हैं, इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसका भारत की चुनाव से आने वाले चुनाव में कैसे इस पूरी निष्पक्षता, स्वच्छता पे जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। असली मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रक्रिया को एक फ्रॉड करार है, इलीगल करार दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस तरह पैसे पार्टियों ने ली हैं, वो एक एक बहुत ही गैर कानूनी इलीगल एक सिस्टम है। और जो भी इंफॉर्मेशन अभी निकलती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को फटकार लगा के कहा है कि 12 तारीख तक सारे जो नाम हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, अ, उनका खुलासा किया जाए और अलग से जिन पार्टियों ने वो बॉन्ड जमा करके पैसे लिए वो एक अलग लिस्ट होगी। अ, अब ये बात ये बात जरूर है कि इस वक्त एकदम से पता नहीं लगेगा कि जो किसने जो बॉन्ड खरीदा, अगर अगर ए या एक्स या वाई ने खरीदा, वो कौन सी पार्टी को डायरेक्टली गया है। मगर ये खुलासा जरूर होगा कि किस तरह के नाम, कंपनियों के नाम, किस तरह की कंपनियां बॉन्ड खरीद रही हैं। और और इन सब सवालों पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि किस तरह की कंपनियां खरीद रही हैं। कोई लॉस मेकिंग कंपनियां अगर बॉन्ड खरीद रही हैं तो वो उन 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 कंपनियों का क्या किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे तो नहीं, पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जमा किया जा रहा है। जिसकी चिंता इलेक्शन कमीशन ने भी व्यक्त करी थी जब ये बॉन्ड पॉलिसी बन रही थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन सकता है। तो ये बड़े मुद्दे ये हैं कि जो गैर कानूनी जो तरीका अपनाया गया, इसमें किस 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 तरह पैसा आया, किस किस तरह की कंपनियों ने पैसा डाला। हाँ, अगर बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े जो उद्योग हैं, अगर डायरेक्टली उनके नाम निकले, जो भी 5-10 जो हमारे बड़े उद्योग हैं, तो तो बीजेपी को उससे भी दिक्कत होगी, क्योंकि साफ जि, जिस तरह बीजेपी की तरफ सारे जो बॉन्ड के ज्यादातर पैसे गए हैं, 60%, और कई इलेक्शन से पहले तो 80-90%, ये तो एवरेज है 60% तो पिछले 5-6 साल का। तो ये बात तो तय है कि जो भी पैसा आया है वो अधिक अधिकतर बीजेपी की तरफ ही गया है, और मेजोरिटी मतलब 60%। तो तो वो तो कनेक्शन तो डायरेक्ट बनेगा ही बनेगा, चाहे नाम कोई भी हो सकता है कोई कोई चाइनीज कंपनी के नाम हो। जो भाई पहले भी चाइनीज कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा डाला है। अगर ऐसी कई चाइनीज कंपनियां हैं जिनके ऊपर सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है पिछले दिनों में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनी, जब से वो बॉर्डर में जो प्रॉब्लम हुई चाइना के साथ 2020, उसके बाद सरकार ने चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार कर दिया था। अगर कुछ कंपनियां निकलेगी और उन्होंने भी पैसा लिया, तो इससे भी सरकार को काफी एम्बेरसमेंट सरकार को होगी।
बड़े उद्योग हो तो एम्बैरेसमेंट होगी। ऐसी कंपनियां जहां जिनका कुछ नाम कि कोई जानता ना हो, और अगर प्रेमा फेसी ये जाहिर हो जाए कि ये कोई किसी का फ्रंट बन के ये पैसा डाल रही हैं किसी और कंपनियों का, तो भी इसमें बहुत दिक्कत है। तो ये सारी चीजें जो कंपनियों के जिस तरह के नाम कंपनियों के आएंगे, उससे पता लग जाएगा कि ये जो सारी जो जो प्रक्रिया है, जो इलीगल ये किस तरह इसका इस्तेमाल हुआ है। इतना अगर पता लग जाए तो काफी है। उसके बाद कुछ टाइम समय लग सकता है कि एग्जैक्टली पता लगेगा कि भी किसने किस पार्टी को दिया है। मेरे हिसाब से इस वक्त वो रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त पूरी प्रक्रिया जो है और जिस तरह उसका इस्तेमाल हुआ है वो रेलेवेंट है, और वो गैर कानूनी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रॉड ऑब्जर्वेशन अगर इन लिस्ट से अगर साफ प्रेमा फेसी अगर दिख रहा है, तो वो इस सरकार के लिए घातक हो सकती है। देखिए, जिस तरह की कंपनियां जैसे नाम आएंगे उससे पता लग जाएगा। चीनी अगर कंपनियां होंगी तो वो डायरेक्टली पैसे देंगी, जैसे उन्होंने शायद पीएम केयर में भी फंड में भी पैसे दिया है। चीनी कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जो हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड है, वो छुप के नहीं देंगी, वो तो सीधे ही देंगी। ये हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां जो बड़ी बड़े उद्योग है, वो शायद किसी और के जरिए देने की कोशिश करें। तो उनकी फ्रंट कंपनियां हो सकती है, और उसका खुलासा तो थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लग जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन उसमें जरूरी नहीं है कि भाई ईडी या सीबीआई उसमें लगे। वो आम आदमी भी कंपनी जो 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 कंपनी लॉ में जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका कोई दूर से लिंक, पत्रकार भी उसका इन्वेस्टिगेट करके उसका लिंक निकाल सकते हैं, मोटा मोटी लिंक निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे अभी पिछले दिनों में ऐसे लिंक निकाले हैं पत्रकारों ने, कई बड़े कंपनियों के जो लिंक, जो और जो उनके जो फ्रंट जो उनके लिए फ्रंट बन के जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लिंक कई पहले भी निकले हैं। तो उसके बाद अगर अगर उसमें कुछ ऐसा दिखा तो ऑपोजिशन डिमांड कर सकती है कि इसमें भी कुछ सीबीआई और ईडी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करे। तो देखते हैं अगर वो सरकार करती है कि नहीं। और यहाँ पर दुख भी होता है और हंसी भी आती है, जो एम के वेणु आपको बता रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं कि अगर कंपनियों के नाम ही ये पता नहीं चलेंगे कि किसको जाहिर हो रहा है कि यानी किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, तो उसको किस तरह से समझा जाए। उन्होंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब अगली बात पे आ जाती हूँ कि किस तरीके से 40-50 हज़ार करोड़ की ये पूरी बात हो रही है, जिस पर कोई तफ्तीश नहीं है, कोई पूछताछ, कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आप विपक्ष के खेमे में देखिए, 40-50 करोड़, मैं तो कहती हूँ 4-5 करोड़ का भी मामला होता है तो ईडी की रेड पड़ जाती है, जेल में पड़ सड़ रहे हैं लोग, और वॉशिंग मशीन में धुल के बाकायदा भाजपा की, और वो शामिल भी हो जाते हैं। तो ये एक तरफ कहाँ 4-5 40-50 करोड़ का मामला है, कहाँ पर 40-50 हज़ार करोड़ का हम जिक्र करें। मैंने आपको बताया था 2019 का जो चुनाव था, दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में से एक था, भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। अब यहाँ इलेक्शन कमिश्नर जो अरुण गोयल हैं, उनका जो रेजिग्नेशन 2 दिन पहले हुआ है शनिवार को, उसके बारे में बात कर लेती हूँ कि अचानक कैसे। इससे पहले आपको याद होगा, आपकी याददाश्त को मैं ताज़ा करना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की थी उनके इस सिलेक्शन में भी। तब यही हुआ था जब 3 साल पहले जब उनका सिलेक्शन हुआ था इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS से इस्तीफा देकर, उसी दिन लॉ मिनिस्ट्री ने उनका नाम रिकमेंड किया, उसी दिन नाम अप्रूव हो गया, उसी दिन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए। ये तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए थे। हालांकि उनके अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं किया था, लेकिन गंभीर टिप्पणी इस बात पे की थी। तो जितने विवादित तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया था, उतने ही विवादित तरीके से आप ये देखिए कि ये पूरा मामला यहाँ पर प्रकाश में आ रहा है कि अब उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद होंगे, और आपको ये भी मालूम है कि जो इलेक्शन का जो पूरा इलेक्शन कमीशन का जो कानून बदल दिया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री होनी चाहिए उस कमेटी में जो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी। CEC को भी वो सीनियर होकर CEC बन जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इलेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री का होना ज़रूरी है, जो ऑपोजिशन का नेता है उसका होना ज़रूरी है, यानी कि मुख्य ऑपोजिशन पार्टी। और इसके अलावा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, उनका होना ज़रूरी था।
बिल्कुल चुटकियों में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर कानून लाकर इस सब को बदल दिया और अब नए उसके मुताबिक सीधे तौर पर आप ये देखिए बिल्कुल बेगैरती बेशर्मी के साथ अब सरकार सीधे तौर पर इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें एक होते हैं, एक प्रधानमंत्री की मर्जी से बनाया गया यूनियन मिनिस्टर होता है और तीसरा होता है अकेला बेचारा विपक्ष का कोई नुमाइंदा। ऐसे में अगर 3 मेंबर हों उसमें 2 सरकार की तरफ से हैं तो आप किस निष्पक्षता, किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं, किस सफाई की बात कर रहे हैं, किस पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं? सीधे तौर पे आप ये मान लीजिए कि वो इलेक्शन कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम न सिर्फ कि स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से चुनाव कराना है, उस पर पूरे तरीके से राजनीति के और राजनीतिक प्रभाव के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। मैं कह रही हूँ बारिश हो रही है पूरी, कि उसका काम ये भी होता है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो चुनाव में। उसका काम ये भी होता है कि नफरती जो भाषणबाजी हो रही है उसको भी रोका जाए। तो हर तरीके से सारा भार होता है इलेक्शन कमिश्नर्स के कंधों पर और उन इलेक्शन कमिश्नर्स को हमारी सरकार चुनती है। तो कहाँ से सवाल ही कहाँ पैदा हो रहा है? तो इनके गोयल साहब के जो रेजिग्नेशन है उस पर ये पूरे सवाल पैदा हो रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही मेंबर बचे, राजीव कुमार, और सिर्फ कुछ ही हफ्ते का, 1 महीने से भी कम का वक्त ये बाकी है और इलेक्शन कमिश्नर अगर वो बने रहते और नहीं करते तो 2027 तक अगर इस्तीफा नहीं देते तो बने रहते। इसके अलावा कोई इस बारे में कोई रीज़न नहीं दिया गया है, हमारे सामने कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। और वो भी रिटायर्ड हो गए हैं जो तीसरे कमिश्नर थे अनूप पांडे, और उनकी भी आप देखिए अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट पे फरवरी को में हो गए 15 फरवरी को, और अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं हो रही। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय बैठेंगे अपने ही पसंद के दूसरे मंत्री के साथ और एक कमज़ोर बेचारा बैठा होगा विपक्ष का भी नुमाइंदा, उनके साथ मिलकर अपनी पसंद से अपनी मर्जी से वो चाहेंगे जिसको चुन लेंगे अगले इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। तो अब ये देखिए कि ये पूरा जो मामला है, ये लगता है कि पूरा जो शासन का और सुशासन का जो पूरा मामला है बिखरा हुआ लगातार यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इतना ज़ोर और इतना ज़्यादा दबाव होता है इलेक्शन कमिश्नर के कंधों पर, 543 सीटों पर चुनाव उनको कराना है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। और बिल्कुल आखिरी बात इलेक्शन कमीशन से ही जुड़ी हुई, आपको याद दिलाना चाहती हूँ अगस्त 2022 का वो किस्सा, अशोक लवासा एक ऐसा नाम बन गया है जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती। वो इलेक्शन कमिश्नर जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था और जो दुर्गति हुई है उनकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो देश छोड़ के चले गए, मनीला चले गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। उनकी पत्नी के खिलाफ किस तरह से जांच बिठा दी गई, उनके खिलाफ तमाम तरह के मामले सामने आ गए और खामोशी से वो महोदय हमारे चले गए एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद ये पूरी तरीके से ये पता चलता है कि ये खामोशी से यहाँ इस्तीफा, खामोशी से वहाँ इस्तीफा, खामोशी से यहाँ पर बनाया जाना किसी का इलेक्शन कमिश्नर और खामोशी से वहाँ बनाया जाना। अब 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाने हैं, 3 में से 2 फिलहाल बनाए जाने हैं। तो सीधे तौर पर ये तमाम तरह के गंभीर सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।